प्रिय विद्यार्थियों, कल जब अपन पढ़ रहे थे तो अपनी बात अधूरी रह गई थी और इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक था तो मैंने सोचा उसे आज अपन पूरा करते हैं। बात हो रही थी भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत, क्योंकि अपन हर शनिवार को भारतीय ज्ञान परंपरा के किसी न किसी टॉपिक को लेते हैं, तो कल अपनी बात अधूरी रह गई थी। अपन जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे वो ये था कि इस समय जापान में एक वाक्यांश बहुत अधिक चर्चित है, चलन में है कि थोड़ा है ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। यदि अपन इसे जापानी भाषा में देखें तो इसे कहा जा रहा है सुकुशी दाके देसु। सुकुशी का मतलब है थोड़ा है और देसु का मतलब है जो भी है वो पर्याप्त है। तो भारतीय संदर्भ में यदि इसे देखें तो जब हम भारतीय यदि कहीं और रिसर्च होकर के भारत में आता है तो हम उसे मान लेते हैं, परंतु यदि अपन इस जापानी वाक्यांश को देखें, जापान में इस समय जो उनकी जीवन शैली जापानी अपना रहे हैं उसे यदि देखें तो हमें इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि जापानी, और ये तो मानकर चलिए कि निश्चित और निश्चित तौर पर यह भारतीय ज्ञान परंपरा के बेस को पूरी तरह से अपना रहा है। इसे यदि अपन इसके पृष्ठभूमि में देखें तो जैसे मान लीजिए ये कहा जाए कि जापान कब अस्तित्व में आया, तो अभी जितना भी मैंने शोध परक अध्ययन किया उससे समझ में आया कि 11 फरवरी 660 ईसा पूर्व जापान अस्तित्व में आया। उसके बाद यदि अपन भारतीय संदर्भ में आकर के देखते हैं तो जब कोई जापानी नागरिक भारत आया, काफी कई सदियों पहले की बात है, गौतम बुद्ध का समय भी हो सकता है, उनके बाद का भी समय है, जो भारतीय जीवन शैली से वो प्रभावित थे। उसके बाद यदि अपन राजनीतिक जो दौर देखें तो मतलब जो आधुनिक जापान की बात करें तो ये गांधी जी के जन्म के समकालीन है। जैसे उनका 2 अक्टूबर 1869 और जो जापानी आधुनिक की सभ्यता है अब उसे माना जा रहा है 1868 से। तो उसके बाद से अपन यदि देखें और उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान महाविनाशकारी जो उसके साथ घटनाएं हुई, हिरोशिमा नागासाकी में जो बमबारी हुई, तो उस बमबारी के दौरान चिड़ियाघर के सब जो जानवर थे उनको इसलिए वहां से हटा दिया गया कि कहीं जब उनको खोल दिया जाएगा तो हिंसक वो हमला ना कर सके किसी पर, इसलिए उन्हें मार दिया गया। अब जब इसी बात बीच भारत स्वतंत्र होता है और स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम हमारे प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जापान के प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं वो पत्र लिखते हैं और कहते हैं हम हाथियों के बिना बहुत उदास रहते हैं। जब ये पत्र उनको मिलता है नेहरू जी को तो उन्होंने 1948 में एक हथिनी को भेजा। उनकी इकलौती पुत्री सभी जानते हैं, हम सभी की इंदिरा गांधी हैं। उन्होंने उस हथिनी को इंदिरा नाम दिया और भेजा। उसके बाद ये भारत और जापान की दोस्ती की मिसाल है। और यदि अपन इससे पहले भी देखें तो जो जापानी हैं वो भारतीयों से किस रूप से प्रभावित थे, तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू से भी प्रभावित थे। उससे पहले भी देखा जाए तो महात्मा गांधी के बाद से विवेकानंद और रास बिहारी बोस, सत्यजीत रे, सुभाष चंद्र बोस, और यदि वर्तमान समय में देखें तो अमर्त्य सेन। तो 1948 से जो एक हथिनी को भेज करके जापान और भारत की मित्रता शुरू हुई, तो फिर 2 हथिनी और भेजी गई। एक 1984 में इंदिरा गांधी जी द्वारा भेजा गया, उसको उस हथिनी को नाम दिया गया दया। तब जॉर्ज फर्नांडिस
ये जो रक्षा मंत्री थे उनके माध्यम से भी, उस सरकार के माध्यम से भी एक हथिनी को भेजा गया, उसका नाम रखा गया दया। तो देखिए भारत और जापान की मित्रता आदिकाल से चली आ रही है। अब अपन को इसको समझने में आसानी होगी कि उन्होंने क्या कहा है, सुकोशी डाके देसु, थोड़ा है ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा में देखें तो ये अपरिग्रह से संबंधित है। अपरिग्रह में क्या है? परिग्रह का मतलब होता है जरूरत से ज़्यादा, आवश्यकता से ज़्यादा भी वस्तुओं का संचय करना, धन संपत्ति वस्तुओं का संचय करना। अपरिग्रह का मतलब है आवश्यकता से अधिक धन या जो भी हमारे पास है उनका हम संचय ना करें, हम लोभ में, लालच में हम ना पड़े। ये अपरिग्रह का मतलब है। और ये जो जब अनादिकाल से यदि जापान और भारत का देखें तो जापान मैंने जितना अभी पढ़ा उसमें ये देखा कि उस समय के जापान के लोग पूरे विश्व में यदि देखते, दुनिया के देश जानते थे तो वो एक अपना खुद जापान जानते थे, दूसरा वो चीन जानते थे और तीसरा भारत। और भारत को वो क्या कहते थे? दर्शन का देश, अध्यात्म का देश, महापुरुषों का देश और भारतीय ज्ञान परंपरा के माहौल का देश। तो यही वजह है कि आज भी घूम फिर के जो संस्कृति है, जीवन शैली है, भारत की ही जीवन शैली को अपनाया जा रहा है। और जो जापानी हैं शुरू से ही बौद्ध धर्म कह लीजिए, गौतम बुद्ध कह लीजिए, महावीर कह लीजिए, उनसे वो प्रभावित रहे हैं। यदि अपन अपरिग्रह को देखें तो पतंजलि योग सूत्र में एक मतलब जो उसका अष्टांग सिद्धांत है उसमें एक अंग है यम में भी यही कहा गया है कि जरूरत से ज़्यादा की हमें चीज़ों का संग्रह करना ही नहीं है। तो जब इस तरह की बात आ रही है तो देखा ये जा रहा है कि जो जापानी हैं यदि उनके जीवन शैली को देखें, उनकी जिजीविषा को देखें, उनके हौसले को देखें तो विश्व में प्रथम नागरिक जापानी ही हैं। और ये जो जापानियों को जो हौसला मिला है उनका कहना है कि हम भारतीय ज्ञान, संस्कृति, सभ्यता को हमने कहीं ना कहीं अपनाया है। और यदि ये देखें कि उन्होंने रास बिहारी बोस से तो वो इतने अधिक प्रभावित थे कि टोक्यो में रास बिहारी बोस की कब्र बनी हुई है, उसे वो एक तीर्थ स्थल मानते हैं। और यदि अपन आगे 2011 की बात करें तो जब 2011 के समय जापान में मतलब बहुत विनाशकाल भूकंप आया, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा भारत से अपील की गई, वहाँ के रहने वाले नागरिकों से अपील की गई थी कि हम भारतीयों को इस समय जापान की परिस्थितियों पर खड़ा होना चाहिए उनके साथ। उस समय वहाँ का जो मतलब वहाँ के जो प्रवासी भारतीय थे उन्होंने लगभग 1 करोड़ रुपए एकत्र किए थे। और यदि इसका कैलकुलेशन करें तो एक परिवार से रुपए के आधार पर देखें तो 10,000 रुपये मिला एक परिवार ने चंदे में एकत्रित किए थे। जापान ने भी सोचा कि हमको भारत को इसे कैसे लौटाना है। तो जब गुजरात में भूकंप आया था तब उन्होंने, जापानी सरकार ने इस राशि को भारत में सहयोग किया। और जब यदि अपन इसे, क्योंकि अपन राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी, यदि इसे अपन वर्तमान संदर्भ में वर्तमान जो अपने प्रधानमंत्री उनसे देखें तो जब पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं वो विदेश यात्रा करते हैं। पहली विदेश यात्रा किसी विकसित देश में उन्होंने प्रारंभ की तो उन्होंने जापान को चुना था। तो ये भी हम राजनीति विज्ञान विद्यार्थियों के लिए शोधपरक अध्ययन है कि सबसे पहले उन्होंने जापान की यात्रा की थी। अब यदि ये देखें कि किन किन व्यक्तियों के आधार को जापानियों ने अपनाया। महात्मा गांधी हो गए। यदि अपन यहाँ पर देखें कि भारत में किन किन लोगों ने सादा जीवन, उच्च विचार को अपनाया, जीवन शैली को अपनाया और उन्होंने ये कहा कि हमें अपने जीवन के लालच को कम करना है,
अपनी आवश्यकताओं को कम करना है, न्यूनतम आवश्यकताओं में ही हमें अपना जीवन गुजारना होगा। इसीलिए तो ये जो जापान है न्यूनतमवाद को अपना रहा है। थोड़ा है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। मतलब जैसे अपन किसी चीज़ को मिनिमाइज करते हैं, तो ये मिनिमलिज्म है जिसमें कि हम न्यूनतमवाद की बात करते हैं। यदि हम भारत को का देखें कि कौन कौन महापुरुष हैं जिन्होंने कि प्रेरणा दी है कि हमें सादा जीवन जीना चाहिए, जीवन की आवश्यकताओं को कम करना चाहिए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू से प्रभावित जापानी लोग थे। स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ ठाकुर, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, राधा विनोद पाल का नाम आ रहा है, नंदलाल बोस। और यदि अपन दीनदयाल उपाध्याय जी को देखें, लाल बहादुर शास्त्री, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यदि पहले प्रधान जो अपने राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सादा जीवन उच्च विचार, उन्होंने परिलक्षित अपने जीवन में किया और एक वो मिसाल बने। यदि पहले राष्ट्रपति को अपन अध्ययन के दौरान देखते हैं, पढ़ते हैं, परंतु भारत के जो 11वें राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके बारे में उन्होंने ही यह परंपरा शुरू करी कि देश का प्रथम नागरिक विद्यार्थी तक पहुंच सकता है। और तब ही उस समय उतना मीडिया नहीं था, पर अब मीडिया के माध्यम से कई चीज़ें हम लोगों को शोधपरक अध्ययन के दौरान पढ़ने को मिलता है कि जब वो राष्ट्रपति बनने के बाद, जब उन्होंने राष्ट्रपति पद शपथ ग्रहण करी, राष्ट्रपति भवन पहुंचे, 2002 से 2007 तक वो राष्ट्रपति रहते हैं। और जब अपने वहाँ से निकलने लगते हैं तो अपने कार्यकाल के बाद वो वही 2 सूटकेस जो पहले लेकर आए थे वो उनके पास थे। अब और जबकि ये भी कहा जाता है, यदि अपन उसको ज़्यादा गहराई से पढ़ें तो उनके पास पहनने के लिए भी 2-3 जो जोड़ी कपड़े थे और शायद 1 जोड़ी उनका कपड़ा जूता, और उसके बाद 7 या 8 हज़ार रुपये उनके पास कैश था। बाकी उनके पास चल अचल संपत्ति नाम की कोई चीज़ नहीं थी और उन्होंने इसको मतलब वो अपनाया। अब ये देखा जाए कि मुस्लिम परिवार से पला बढ़ा व्यक्ति जो बच्चा है उसके में ऐसे संस्कार कैसे आते हैं। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद और कुरान की जो आयतें होती हैं उसमें भी इसी तरह के विचार किए गए। तो सर्वधर्म समभाव को ग्रहण करने वाला भारत, भारतीय ज्ञान परंपरा का संवाहक, कट्टर धार्मिक जो सुल्तान था औरंगजेब के बारे में एक PhD का जो मैंने कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं उसमें मैंने पढ़ा कि यह कट्टर मुस्लिम सुल्तान जब अपने चाहता तो वो सरकारी खजाने का उपयोग कर सकता था, परंतु जब अपने निजी खर्चों को खर्च करना था, जो निजी आवश्यकताओं को खर्च करना था, पूर्ति करेगा तो वो क्या करेंगे, उन्होंने कुरान की आयतों की नकल करी, मतलब उसे उतारा करते थे, उसका अनुवाद करते होंगे। और दूसरा वो टोपी सिलते थे, वो बाजार में बेची जाती थी और उससे जो पैसा मिलता था उससे वो अपना जीवन या जरूरत की चीज़ों को वो कर देते। जब उनकी मृत्यु हो रही है उससे पहले उन्होंने आदेश दे दिया था कि मेरी कब्र फकीरों की कब्र के बीच होनी चाहिए, कोई सजावट उसमें नहीं होनी चाहिए। उनके आदेश का पालन किया गया और उनकी फकीरों के बीच में उनकी कब्र रखी गई, इसलिए उन्हें नाम दिया गया जिंदा पीर। तो देखिए विद्यार्थियों, भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत अपन ने ये जो आज अपन ने पढ़ने की जानकारी अपन ले रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति या कोई देश प्रभावित हो रहा है जवाहरलाल नेहरू से, महात्मा गांधी से, गौतम बुद्ध से, महावीर से, पतंजलि योग सूत्रों से, और यदि अपन ने वर्तमान समय में जो देखें, जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मैंने अभी बताया, या 11वें राष्ट्रपति को, तो देखिए ये सब क्या है। तो जो जापान की सभ्यता और संस्कृति, जो जीवन शैली भारत का ग्रहण करके वो अपना रहे हैं, क्योंकि यदि नई शिक्षा नीति को देखें उसके माध्यम से लगभग 2011-12 से ऐसे टूर आते हैं, अन्य देशों से भी आते हैं, पर भारत और यदि जापान में जो टाई अप है उसके बाद जो टूर आते हैं
उसमें लगभग अभी 2014-15 में 100 बच्चों का दल आया। दिल्ली के जो डीएवी कॉलेज है वहाँ पर उन बच्चों को रुकवाया गया है। उन्होंने सब बच्चों के साथ भोजन भी ग्रहण किया है, पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई भी करी है और अन्य जगहों का अध्ययन भी किया है। तो जब ये बच्चे भी सीखे और उन्होंने भारत के बारे में सीखा ही था, तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि थोड़ा है ज़्यादा की ज़रूरत है। भारत का ही बेस है, बिल्कुल भारतीय ज्ञान परंपरा का बेस है। आप जैन धर्म में देखिए तो जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं। उन महाव्रतों में एक है दिगंबर श्वेतांबर वाली बात है। तो दिगंबर तो वस्त्र भी पहनने की बात करते हैं, उनके जीवन में वस्त्र अभी उनके लिए आवश्यक नहीं है। सोचिए, तो हमारा जो भारत है इस तरह की सभ्यता, संस्कृति और धर्म का उपासक है। भारत के इन चीजों से प्रभावित होकर के अन्य देशों के खिलाफ बात नहीं हो रही है, सिर्फ जापान की बात हो रही है। और जापान ने जब ये वाक्यांश अपना लिया कि ज़्यादा है, थोड़ा है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, तो आप सोचिए ये हमें हम कब मानते हैं, जब हम भी कोई सा भी रिसर्च हम कब मानते हैं, जब उसे अमेरिका से पास कर लिया जाता है, उसे विश्व के अन्य देशों से पास कर लिया जाता है या शोध पर निष्कर्ष आ जाते हैं, तब हम मानते हैं। भारत ने जब जनसंख्या में चीन से भी प्रथम श्रेणी में आया तो तब माना गया जब उसे यूएनओ ने बताया। तो अभी जब फिलहाल देखा जाए तो यदि विश्व गुरु भारत अपने उसी यथास्थिति को बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहना ही होगा, अन्यथा अन्य देश प्रयास में हैं। इसको कहते हैं स्टेटस क्यू। यदि अपन फर्स्ट आ जाते हैं तो अपने पीछे जो है वो फर्स्ट सेकंड आने की तैयारी में रहते हैं। उसी यथास्थिति को बनाए रखने के लिए हम सभी भारतीयों को प्रयास करना होगा। यदि विश्व के 10 देशों को देखा जाए, शांत देशों को, शांति प्रिय देशों को, 200 देशों का रिसर्च आया, जिसका निष्कर्ष आया उन 10 देशों में भारत का नाम नहीं है। भारत शांति प्रिय देशों में नहीं गिना जा रहा है। तो इसका श्रेय तो नहीं कहेंगे, इसका जो परिणाम है, दुष्परिणाम है वो क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं वातावरण ऐसा बन रहा है कि इस तरह 10 शांति प्रिय देशों में भारत का स्थान नहीं आ पा रहा। कई कारण हो सकते हैं। और जापान को यदि अपन फर्स्ट बात कर रहे हैं उसके जीवन शैली के लिए, तो वहाँ के नागरिकों पर ही है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, जो मैंने अभी 2011 के भूकंप की बात करी, तब सभी आपस में चर्चा करते हैं जब उस समय भूकंप आया था कि देखिए भले आज उस पर आपदा आई है, त्रासदी, प्राकृतिक त्रासदी आई है, परंतु जापान फिर से अपने उसी जीविका से, नागरिकों के तत्परता से, हौसले से फिर उसी स्थिति को प्राप्त कर लेगा। ये बात 100% सही है। मैं आज इस टॉपिक को लेकर इसलिए आई थी, कल जब मैंने बताया वहाँ पर हम लोग 3 या 4 स्टूडेंट ही बैठे थे। वीडियो आधा अपलोड हुआ, आधा हुआ ही नहीं, टॉपिक वहीं रह गया। तो इसलिए मन में हुआ कि चलिए इस बात को पूरा कर लेते हैं। और आज इतवार का दिन है तो बहुत से मेरी अपनी सहेलियाँ भी हैं जिनसे अपनों के बीच अपनी बात पहुँचनी थी। मैंने सोचा किसी भी तरह मैंने अपने घर के कामों से ये समय चुराया और आप तक ये बात मैंने पहुँचानी चाहिए कि थोड़ा है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। अब जब घूम फिर के भारत में ये ट्रेंड आएगा तब हम भी सोचने लगेंगे कि चलिए हमको भी अपने जीवन में न्यूनतम आवश्यकताओं को लेना है, ज़्यादा का ग्रहण नहीं करना है। परिग्रह और अपरिग्रह, परिग्रह आर्थिक समानता, सामाजिक समानता लाएगा, मतलब अपरिग्रह सामाजिक समानता, भ्रष्टाचार को कम करेगा। परंतु जो परिग्रह है, परिग्रह का मतलब है आवश्यकता से अधिक चीज़ों का संग्रह करना, आवश्यकताओं को बढ़ाना और लालच में बढ़ोतरी ही होती रहेगी। तो यदि हम अपरिग्रह को अपनाएंगे तभी भारत में सामाजिक आर्थिक समानता आएगी और समाज और शासन भी कह लीजिए, समाज में, शासन में, व्यक्तिगत जीवन में जो भ्रष्टाचार पनपते हैं, पनपते रहते हैं, पनपते रहेंगे, उन्हें हम कम कर सकते हैं। भ्रष्टाचार सिर्फ पैसे का भ्रष्टाचार नहीं है,
कई तरह चाणक्य ने कहा था भ्रष्टाचार के 110 या 119 प्रकार हैं। जिस तरह जीभ के में हम थोड़े से जीभ में अपना नमक छुआते हैं और तो पूरे जीभ में नमक का स्वाद भर देता है, उसी तरह कोई समय की चोरी करता है, कोई क्लास में समय पे नहीं पढ़ता, कोई क्लास के समय पर नहीं पढ़ाता, कोई पाठ्यक्रम समय पे पूरा नहीं करता, कोई अपने दैनिक जीवन में आवश्यकताओं में नैतिकतापूर्ण व्यवहार नहीं करता। तो इस तरह से यदि हम व्यक्तिगत जीवन में अपने जीवन शैली को, अपनी दिनचर्या को, अपने मन विचार को, अपने जीवन में नैतिकता पूर्ण जीवन जिएंगे, जिसमें कि पतंजलि का अष्टांग जो सूत्र है उसमें है यम। तो यदि हम यम को अपनाते हैं तब ही हम अपने जीवन को श्रेष्ठतम जीवन बना सकते हैं, क्योंकि आज जापान हमें निश्चित रूप से हम भारत से श्रेष्ठ निकलने की तैयारी में है। और जहां नागरिक अपना पूरे जिज्ञासा से, हौसले से जब देश का साथ देते हैं, अपनी सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाने का साथ देते हैं, तो फिर उस देश को फिर कोई नहीं पछाड़ सकता। तो मैं कल भी क्लास में बच्चों से बोली थी कि आप लोगों को तब समझ में आएगा कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्य लोग देश जब अपनाने लगते हैं और वहाँ से रिसर्च होकर के भारत में आता है। तो इसलिए मैं अपने सभी विद्यार्थियों को ये बतलाना चाह रही थी कि भारतीय ज्ञान परंपरा में भारतीय सभ्यता संस्कृति का जो बेस है, हमारे जो वेद पुराण हैं उनका, और हमारे जो आदि पुरुष है, महापुरुष हैं, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, महावीर हो, हजरत मोहम्मद हो, अन्य हमारे जो धर्म उपासक हों, संस्कृति के साधक हों या अन्य महापुरुष हों, उनके द्वारा बनाई गई जीवन संस्कृति को जापान 100% अपना रहा है। और यदि वह इसी तरह शिद्दत से लगा रहा तो भारत कहीं उनसे कमजोर न पड़ जाए। तो हम नागरिकों को अपने भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ाने में हम सभी भारतीयों को अपना योगदान देना होगा। विद्यार्थियों बहुत बहुत धन्यवाद।